से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस की ओर से तेज कर दी गई है। मंगलवार को कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे, तो उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। आला कमान सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, तो मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा कांग्रेस की ओर से। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह बड़ा फैसला किया जाएगा कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। मैनिफेस्टो में कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाते हैं, यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और उसके बाद से अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। तैयारियां बेहद तेज कर दी गई हैं और इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से भी सीडब्ल्यूसी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। सहयोगी विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विनीत, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि इसी बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि मैनिफेस्टो में कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाए। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण बैठक है और इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि आखिरकार मैनिफेस्टो में जो है वो क्या कुछ रखा जाए, क्योंकि चुनाव की घोषणा जो है वो हो गई है। अब राजनीतिक पार्टियों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि वो अपने मैनिफेस्टो को जारी करें और इसमें वो किन मुद्दों के साथ जो है वो चुनाव में जाए, यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है। तो ऐसे में जब यह बैठक का आयोजन किया जाता है तो इसमें इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी कि आखिरकार में चुनाव में जो है क्योंकि अगर हम देखिए चुनाव की घोषणा जो है, चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो हो गई है और अब जो विभिन्न पार्टियां हैं उनकी यह कोशिश रहेगी कि चुनाव की घोषणा, चुनाव के पहले चरण के पहले ही अपने मैनिफेस्टो को ले आए, जनता के बीच ले आए, ताकि उन मुद्दों के साथ जो है वो चुनाव में लड़े। जी बिल्कुल विनीत, क्योंकि इसी मैनिफेस्टो के दम पर चुनाव जीतना भी है। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी भी कोर्ट ने 18 साल पहले पीएचईडी के पाइप खरीद मामले में झाबर सिंह खर्रा पर धोखाधड़ी के चार्ज तय कर दिए हैं। कोर्ट ने 14,14,000 रुपए के घोटाले में झाबर सिंह खर्रा और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। इस मामले में 2011 में सीकर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि झाबर सिंह खर्रा और तत्कालीन विकास अधिकारी उमेश सिंह राव सहित 5 अधिकारियों ने साल 2006 में मिलीभगत कर नियमों के विरुद्ध अपने चहेते ठेकेदारों को सरकारी खजाने से भुगतान करवाया। इसके साथ ही चहेते फर्म को नियमों के विरुद्ध गलत तरह से टेंडर भी आवंटित कराए गए। इस मामले की सुनवाई एसीबी विशेष कोर्ट संख्या 2 जयपुर जज ब्रिजेश शर्मा की ओर से अदालत में की गई। तो एसीबी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2011 में सीकर एसीबी ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज की थी और इसमें झाबर सिंह खर्रा समेत कुल 5 अधिकारियों पर शिकायत दर्ज की गई थी। और अब इस फैसले के बाद खर्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कि झाबर सिंह खर्रा की ओर से इस फैसले के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, वो आगे कहां पर इस मामले को लेकर अपील करते हैं, क्योंकि फिलहाल अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है और बड़ी मात्रा में अनियमितताएं भी पाई गई हैं। कहा जा रहा है कि 2006 में मिलीभगत की गई, नियमों के विरुद्ध जाकर चहेते ठेकेदारों को भुगतान किया गया, सरकारी खजाने से यह भुगतान कराया गया है और इसी मामले को लेकर झाबर सिंह खर्रा को कोर्ट ने दोषी पाया है। और प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक एसीबी की रडार पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है। काली कमाई पर कसेगा शिकंजा, घूसखोरों पर रडार रोड मैप तैयार, करप्शन पर एसीबी का एक्शन प्लान। एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने नया पदभार संभालते ही काली कमाई करने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है।
न्यूज 18 से खास बातचीत में एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने इस मुहिम को लेकर के कहा कि इस साल महज 2 महीने में 4 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। इसमें बीकानेर के एक आबकारी अफसर और जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का नाम शामिल है। इस वर्ष में हमने चौथी कार्रवाई की है। जो भ्रष्ट अधिकारी जो आय से अधिक संपत्ति के अर्जित करने के जो मामले सामने आते हैं, तो उस तरह की ये चौथी कार्रवाई, तीसरी और चौथी कार्रवाई है। और प्रयास ये है कि जो भी ऐसे अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित करके और प्रॉपर्टीज या अन्य अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, तो उनको चिन्हित किया जाके और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। प्रदेश में काली कमाई करने वाले लोक सेवक एसीबी के रडार पर है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है, जिसमें प्रदेश में आय से ज्यादा बेहिसाब चल अचल संपत्ति अर्जित करने वाले सरकारी अफसर और कर्मचारी हैं। साथ ही एक्शन प्लान के तहत एसीबी की इंटेलिजेंस विंग काली कमाई की जानकारी भी जुटा रही है। मैं चाहूँगा कि जागरूक नागरिक भी इस संबंध में हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1064 और व्हाट्सएप नंबर है 94 135 028 34, तो वो भ्रष्टाचार संबंधी जो भी उनके पास सूचना हो, चाहे वो उनके साथ उनसे सीधी तरह से संबंधित हो या ऐसी कोई सूचना जो उनके पास हो जो भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में हो, तो वो अगर मैं साझा करेंगे तो हमारी कार्रवाई और प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। आने वाले दिनों में आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों पर एसीबी का शिकंजा और बढ़ेगा, जिसके लिए एसीबी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पार्टियों ने चुनाव तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटें जीतेगी। सुनिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह परवान पर हैं। हम दौसा में हैं और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बस स्टैंड पर चाय की चुस्की लेने के लिए रुके हैं। हम उनसे कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। सर, अब तो दौसा सीट पर तो करीब 1 महीने का समय है वोट का, किस तरह का माहौल है दौसा का और पूरे राजस्थान में क्या लगता है? दौसा ही नहीं, पूरा देश में माहौल राम में है। हमारे इलाके में ईआरसीपी में है, देश में सीए और जो राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, इनका जो तोहफा देश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसकी लहर सर्वत्र देश में चल रही है। और मोदी जी जो कहते हैं अब की बार 400 पार, वो सपना देश की जनता पूरा करेगी। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो इनका परिणाम आपके अनुसार क्या हो सकता है? क्या तीसरी बार भी 25 सीटें आएंगी या फिर इस बार कम हो सकती हैं? जब 400 पार की बात हो रही है तो राजस्थान निश्चित रूप से मोदी जी की झोली में 25 सीट डालेगा। कारण राम में राष्ट्रवादी माहौल और हमारा ये 13 जिले बल्कि 21 जिले मानो, यहाँ ईआरसीपी का ऐसा लाइफलाइन का प्रोजेक्ट मोदी जी ने 45,000 करोड़ में सैंक्शन किया है, जो 21 जिलों की प्यास को भी बुझाएगा और 2,10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा। शेखावटी में माहौल कुछ बदला है। जब बीजेपी सांसद राहुल कसवा के कांग्रेस में जाने के बाद माहौल थोड़ा बदला है, क्या लगता है आपको? ये सोच है, इधर से चंबल आ रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का पगफेरा कितना है कि चंबल के पानी की लड़ाई में 89 से लड़ रहा हूँ, वो सपना हमारा पूरा हो गया। उधर से यमुना का 93 से लड़ाई चल रही है। भजनलाल जी का आते यमुना का पानी भी शेखावटी में 3 जिलों में आएगा, पूरी शेखावटी में। ये पानी ऐसा सपना देश के प्रधानमंत्री ने शेखावटी का पूरा कर दिया, पूर्वी राजस्थान का पूरा कर दिया, तो कोई इन चीजों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा।
और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही, चांदी जब्त की गई है। बस 113 किलो चांदी बरामद किए गए हैं। 71 लाख रुपए चांदी की कीमत आंकी जा रही है। आगरा से चूरू ये बस जा रही थी और इसी दौरान यहां से बड़ी मात्रा में चांदी बरामद की गई। यात्री मालिक के पास से चांदी का कोई जवाब नहीं मिल सका है। रात के समय टिकरी मोड़ के पास ये बस जिसे लेकर जांच की गई और इस दौरान यहां से बड़ी मात्रा में चांदी बरामद की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की जब बस को रोका गया, वहां पर जांच पड़ताल की गई तो बड़ी संख्या में वहां पर भारी मात्रा में चांदी बरामद की गई है। जब मालिक से इस चांदी को लेकर पूछा गया कि ये चांदी लेकर कहां जा रहा है तो इसे लेकर पर्याप्त जवाब नहीं मिल पाया। सहयोगी आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कुछ अपडेट है क्या? कुछ बता पाया है मालिक क्या करना था इस चांदी का? में उसका कोई मालिक नहीं बना है। ये जो बस थी एक निजी बस थी और इसके अंदर ये भारी मात्रा में चांदी बरामद हुई है। जब सभी यात्रियों से पूछताछ की गई तो कोई भी उस चांदी का मालिक नहीं बना है। कुल 113 किलो ये चांदी बरामद हुई है जिसके कोई बाजार भाव करीब 71 लाख रुपए है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर महुआ थाना पुलिस द्वारा नाकेबंदी की जा रही थी और जब संदेह के आधार पर ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा। पूछताछ के बाद अगर अपडेट मिलता है तो आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और यहाँ वक्त चला और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या एक जाजम पर नजर आए। इसके पीछे अहम भूमिका निभाई निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हुई बगावत, अदावत का अंत, दोनों के दिल मिले, खत्म हुआ द्वेष, चुनाव से पहले एकता का संदेश। जब चुनाव सिर पर हो तो बागियों से निपटना जरूरी होता है, खासकर तब जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो। ऐसा ही कुछ प्रदेश की सियासत में भी हुआ जब लंबे समय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या की अदावत का अंत हुआ। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के बीच कई सालों से राजनीतिक मनमुटाव चल रहा था। हालांकि दोनों के बीच चल रहा कोल्ड वॉर अब खत्म हो गया है। बता दें, विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ सीट से टिकट काटे जाने के बाद आक्या ने बगावत कर दी थी और टिकट काटने का आरोप सीपी जोशी पर लगाया था। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त हो गई थी। इसी के बाद से पार्टी पदाधिकारियों को चित्तौड़गढ़ में बिखराव की चिंता सताने लगी। इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीपी जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया तो उधर विधायक आक्या भी अपने करीबी को मैदान में उतारने की तैयारी करने लगे। तो वहीं कांग्रेस ने कटावर नेता उदयलाल आंजना को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे बीजेपी आलाकमान की चिंताएं और बढ़ गई। दोनों दिग्गजों के बीच मनमुटाव के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वरिष्ठ नेता श्रीचंद कृपलानी लगातार कोशिशों में लगे हुए थे। हालांकि शनिवार देर रात जयपुर में सीएम भजनलाल के नेतृत्व में एक मीटिंग चली जिसमें दोनों के बीच सुलह हो गई और दोनों ने अपनी अदावत खत्म कर पीएम मोदी के पक्ष में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। चंद्रभान सिंह अब पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में आक्या की बगावत से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आक्या के समर्थन से चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। साथ ही पार्टी ने दोनों दिग्गजों के दिल मिलाकर एकता का भी संदेश दिया है। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही स्थायी मित्र। लोकसभा चुनाव के लिहाज से चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी ने अपनी राजनीतिक अदावतें भुला दी है। अब एक बार फिर से वे एकजुटता का संदेश देते नजर आ रहे हैं। इसका फायदा आने वाले चुनाव में कितना मिल सकेगा ये तो खैर समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।
और 25 लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद श्रीगंगानगर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर चौराहों से राजनीतिक पोस्टर और बैनर हटाए जा रहे हैं। सुबह से प्रशासन सड़कों से पोस्टर और बैनर हटाते नजर आए। इस दौरान मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। देखिए। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कल देर शाम जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनावों की घोषणा की, उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना की कवायद शुरू करते हुए श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के पोस्टर्स को हटाने का काम शुरू कर दिया। अभी से हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, महाराजा गंगा सिंह चौक श्रीगंगानगर का हृदय स्थल था, लेकिन ऐसे में श्रीगंगानगर के जितने भी राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन सभी के द्वारा यहाँ पर अपने पोस्टर्स लगाए जा रहे थे। लेकिन कल जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई, श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यक्तियों के पोस्टर्स को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय जो पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेताओं के पोस्टरों से चस्पा रहा करता था, वो इस समय पूरी तरह से नदारद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसी भी तरह का कोई फ्लैक्स होर्डिंग इस समय नहीं दिखाई दे रहा है जिस पर किसी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल के बारे में जानकारी दी जा रही हो। इसमें जिला निर्वाचन विभाग काफी मुस्तैद है। पंजाब से लगती हुई चेक पोस्ट पर श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है ताकि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की शांति भंग या धन बल या फिर किसी अन्य तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश को नाकाम किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो पहले फेज में चुनाव होने की वजह से दौसा में भी आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी अभी तक स्थायी नाकेबंदी शुरू नहीं हो पाई है, जबकि पिछली बार सर्वाधिक कैश मिलने वाली लोकेशन भांडा रेंज मोड़ से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने जायजा भी लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। करीब 1 माह का समय बचा है। फर्स्ट फेज में दौसा लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। चुनाव से पहले सभी तैयारियां को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं, ये लोकेशन भांडारेज मोड़ की है और भांडारेज मोड़ पर पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पर स्थायी नाकेबंदी की गई थी। गाड़ियों को रोका जाता था, गाड़ियों की चेकिंग की जाती थी, क्योंकि यह जो नेशनल हाईवे 21 है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है और इस रूट पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की गाड़ियां आती हैं और उत्तर प्रदेश की गाड़ियां आती हैं और उनमें पिछली बार भारी कैश भी बरामद हुआ था, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा यहां पर स्थायी नाकेबंदी नहीं लगाई गई है। जबकि पिछली विधानसभा चुनाव में यहां पर 24 घंटे नाकेबंदी लगाई गई थी, भारी कैश बरामद हुआ था। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर जो सतर्कता है वो प्रशासन द्वारा बरती नहीं जा रही है और अभी तक 24 घंटे आचार संहिता लगने के बाद भी यहाँ पर स्थायी नाकेबंदी शुरू नहीं की गई है। जो बाहरी राज्यों की जो गाड़ियां हैं वो दौसा के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दौसा होकर जयपुर राजधानी की तरफ जा रही है, लेकिन उनको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में यदि इस तरह की सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो लोकसभा चुनाव में धन बल को कैसे रोका जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग सक्रिय हो चुका है। देर रात जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के साथ ही शहर के दौरे पर निकली। इस दौरान इलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही कई स्थानों पर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगे होर्डिंग को भी हटाने की कार्रवाई की गई। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एमसीसी लग चुकी है, तो मैंने और एसपी सर ने संयुक्त रूप से पूरे शहर का दौरा किया और हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आज भी क्योंकि एमसीसी चालू है तो कहीं भी एमसीसी का वायलेशन नहीं और जितने भी पोस्टर बैनर्स होते पहले 24 आवर्स में गवर्नमेंट प्लेसेस पर, उसके बाद 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस पर, उसके बाद 72 आवर्स के डेडलाइन के अंदर सभी प्राइवेट प्लेसेस पर हट जाएँ।
ये बात बार बार साबित होती आई है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, लेकिन हौसले ऊंचे हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। जयपुर की बेटी मोना अग्रवाल जो दिव्यांग हैं, मोना ने आज देश में बड़ा नाम किया है। दिल्ली में आयोजित हुई पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में मोना अग्रवाल ने गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि उनकी टांगें उनके दौड़ने में बाधा नहीं बन सकती। मोना का जयपुर आने पर जोरदार स्वागत हुआ। अब मोना का अगला निशाना पेरिस में पैरालंपिक है। सर, मैंने पिछले 2 साल से शूटिंग करियर स्टार्ट किया है और 2 साल में इस मुकाम तक पहुंची हूं। मुझे बहुत खुशी है। एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी में जो हमारे कोच हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, और उनके सपोर्ट से आज मैं इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई। उसके लिए मैं बहुत सर, मैंने कई सारे स्पोर्ट्स खेले हैं और मतलब मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग लास्ट में मैंने पाया कि शूटिंग बहुत परफेक्ट है, क्योंकि हमारे में अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है। तो मैंने दिसंबर 2021 में शूटिंग स्टार्ट किया था। मैं आके हमारे कोच सर हैं योगेश सर, उनसे मिली थी, तो उन्होंने मेरे को शुरू से ही उस लेवल की तैयारी करवाई कि मैं आज इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंच पाई। सर देखिए, एक्चुअली चैलेंज तो काफ़ी थे, क्योंकि एक तो नॉर्मल आदमी हो, एक फिर डिसेबल हो, तो काफ़ी सारी मेहनत भी लगी है। और बट ये है कि इनके पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, इनका सपोर्ट रहा, और इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की और मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, और फिर इनकी मेहनत के साथ हमने अपनी मेहनत की और ये मुकाम हासिल। और अगली खबर अलवर से है, जहां हरियाणा बॉर्डर पर स्थित खुंदरोठ गांव में पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर नाराज ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। आरोप है कि गांव में 2 महीने से पानी नहीं पहुंच रहा। स्थानीय सरपंच की दादागिरी के चलते ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले जनता से पानी की समस्या के समाधान का वादा किया गया था, लेकिन भाजपा नेता जसवंत यादव के जीतने के बावजूद 2 महीने बाद भी वहां परेशानी जारी है। आने वाले गर्मियों में और बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इसी को लेकर वोट बहिष्कार का ऐलान किया गया है। तो वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ के समीप झरड़ा वाली ढाणी में रातों रात बनी सड़क अब विवादों में आ गई। दरअसल रात के समय झरड़ा वाली ढाणी में एक ठेकेदार डामर की सड़क डालकर चला गया। सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो उन्हें नई सड़क नहीं दिखी, और जब ग्रामीणों ने सड़क पर आवाजाही शुरू की तो ये सड़क मिनटों में ही उखड़ गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सड़क डाली गई है और अगर जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। रात को डाल के गए, दिन में कोई देखता है, इसलिए रात में इसको कि कोई देख नहीं रहा, 11 बजे के बाद में ये रोड डाली गई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कम से कम इसको आके देखें और चेक करें। और हमारा ये 100 साल से यही रास्ता है जो उदयपुर तक जाता है, और इसके में ये समस्या है कि ये ना तो रोड बन दी जा रही है और इसमें जो भी माल डाला जा रहा है वो आपके सामने। रुक करेंगे अगली खबर का। आरपीएससी सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 के तहत ऐच्छिक विषय हिंदी की परीक्षा का आयोजन अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर, तो वहीं ऐच्छिक स्कल्पचर मूर्ति कला की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा और चेकिंग के बाद सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले एंट्री दी गई। जयपुर में 72 और अजमेर में 32 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 30,000 से अधिक अभ्यर्थी हिंदी विषय के शामिल होंगे। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा और इसके अगले दिन यानी कि 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन से 8 दिन पहले यानी आज से होली अष्टक की शुरुआत हो गई है। होलाष्टक लगते ही शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। होलाष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं हैं। कहते हैं कि होलाष्टक में ही शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। इस अवधि में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप से दिखाई देते हैं, इसीलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते। जी नमस्कार, जय श्री राम। होलाष्टक की बात करें, होली के दहन से 8 दिन पूर्व होलाष्टक शुभारंभ होते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बंदी बनाया और इस दिन से
उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया। पूर्णमासी के दिन होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर खुद चल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तब से ये होलाष्टक को माना जाता है। और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो परवान पर है। आज रविवार की वजह से खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अगले 3 दिन भी नवमी, दशमी और एकादशी को देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु खाटू पहुंचेंगे। रिंगा से लेकर खाटू श्याम जी तक पूरा इलाका श्याम भक्तों से अटा हुआ है। सीकर से खाटू श्याम जी और जयपुर से खाटू श्याम जी आने वाले रास्ते में भी जगह जगह पर श्याम भक्त नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में सेवादार भी खाटू पहुंच रहे हैं, जो श्याम भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर खाने पीने के लिए भंडारे भी चल रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार मेले में तकरीबन 50 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिनमें से अगले 4 दिन में ही 40 लाख श्रद्धालु खाटू पहुंच सकते हैं। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मेले में जिला प्रशासन ने साफ सफाई के लिए जिले भर से अलग अलग टीमें लगाई हैं। तो वहीं बूंदी शहर के आराध्य देव श्री चारभुजानाथ के यहाँ फाग उत्सव की धूम देखते ही बन रही है। फाग उत्सव मनाते हुए भक्तगण होली के रसिया में डूबे हुए हैं। बूंदी जिले में फाग उत्सव गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में मनाया जाता है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की टोलियां होली खेल रहे हैं। मंगला आरती के बाद ही केशव सुगंधित गुलाल पुष्प से परंपरागत होली मनाई जा रही है। बूंदी के आराध्य देव श्री चारभुजानाथ, रंगनाथ जी, गोपाल जी सहित कई मंदिरों में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। सभी समाज के लोग उत्सव मनाते हुए चल रहे हैं। बता दें कि उत्सव के दौरान भगवान के भजनों के साथ होली के रसिया गीत भी गाए जाते हैं। So cool. I loved it. I don't know what to say. Beautiful celebration. Amazing.